तक ईवीएम इस देश से नहीं हटेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना मुश्किल। ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाना चाहिए मैडम। कमल भी सूखेगा, तालाब भी सूखेगा और चचा भी सूखेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है, धर्म और जाति के नाम पर बांट कर और वोट की राजनीति और रणनीति बना रही है। क्या लोकतंत्र में क्या वोट देने का अधिकार धर्म और जाति के आधार पर मिलता है? वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। का हिंदू मुसलमान का चूरन चटाने वाला होता है। धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत महीन रूप से करती है, लेकिन 24 में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी। हम हारे जरूर हैं मगर हौसले हमारे आज भी वही बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी एक एक योजनाओं को बंद कर देने का काम करेगी मैडम। मोदी जी जिस चीज की गारंटी ले ले उस चीज की पक्की गारंटी है कि वो काम होने वाला नहीं है। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं और संभाल के रखना अपनी फूल जैसी बेटियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है उसके खिलाफ एकजुटता के साथ खड़ा होकर इस बहुजनवादी नेताओं के साथ मिलकर देश की लोकतंत्र जिंदा करने का दायित्व राहुल गांधी को उठाना चाहिए सामने से। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए उसका जो रिजल्ट है वो आज आने वाला है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। पहले तो आपको बता दें कि भारत की खूबसूरती देखिए आप। हमारे साथ दलित समाज के जो ये व्यक्ति हैं, सुमित शर्मा जी इनका नाम है, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, अनुराग ओझा इनका नाम है, और एक मुस्लिम समाज से भी आते हैं, इनका नाम है मेहताब हिंदुस्तानी। तो इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है जो भाजपा सरकार का पलड़ा भारी हो चुका है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या हुआ ऐसा? मीडिया पत्रकार महोदय, जिस तरह से आपने समाजों में बांटकर व्याख्या की है और शुरुआत की है इस डिबेट को, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को दर्शाता है। आज देश मोहब्बत के पैगाम से चलेगा। आज देश में एका होना चाहिए। देश हर कोई एक हिंदुस्तानी है, भारतीय है और भारतीय संविधान और लोकतंत्र को मानने वाला लोग है। आज भारत के इस लोकतांत्रिक देश में बात की जाए तो समानता की बात की जानी चाहिए और लोकतंत्र में हार और जीत को एक मानी जानी चाहिए। देश की भावना को समझनी चाहिए और मानना चाहिए। मैं आपकी बात को लेता हूं। आपने कहा कि आज हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है, धर्म और जाति के नाम पर बांट कर और वोट की राजनीति और रणनीति बना रही है और देश को बांटने का काम कर रही है, और जिसमें देश के लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं निरंतर आहत होती जा रही है। आज ये जो देश का चुनाव है, चुनाव जो है वो होना चाहिए एक लोकतंत्र की एक मेला है, और उस लोकतंत्र की मेला में सभी का अधिकार है और अभिव्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने बातों को तरीके से रखे, अपने मुद्दे की बातें रखे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दर्ज करवाए हैं मीडिया में आकर कि जो जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पे मुस्लिम जो मानने वाले लोग उसकी जीत हुई है और कहीं पे जीत हुई है हिंदू को रक्षा करने वाले। भाई मैं ही आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोकतंत्र में क्या वोट देने का अधिकार धर्म और जाति के आधार पर मिलता है? हम तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग पंथ से आते हैं हम तीनों, लेकिन हमारी विचारधाराएं मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा दिल अलग नहीं हो सकता। भारत के लिए हम लोग सारे एक हिंदुस्तानी हैं और भारतीय हैं। बात होनी चाहिए मध्य प्रदेश में और बात होनी चाहिए 2024 को लेकर। क्या देश की राजनीति मंदिर और मस्जिद के नाम पर चलनी चाहिए? क्या देश की राजनीति धर्म और जाति के नाम पर चलनी चाहिए? देश की राजनीति अगर चलनी चाहिए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलनी चाहिए। देश की राजनीति चलनी चाहिए तो युवाओं की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चलनी चाहिए। अगर देश की राजनीति चलना ही है तो बड़े बुजुर्गों के लिए क्या उनका भविष्य होगा, उनको लेकर चलना चाहिए। देश की राजनीति अगर चलना ही है तो पंथ के नाम पर जो वाद और विवाद हो रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए और मोहब्बत की दुकान कैसे खोला जाए देश में, इस पर बात की जानी चाहिए। तो बहुत ही सही तरीके से उन्होंने हमें समझाया। हम अनुराग ओझा जी से बात करेंगे। मतलब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो वो यात्रा कैंसिल करवा दी थी कमलनाथ जी ने, तो वो उस पर थोड़ा सा काफ़ी असर दिखा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैडम एक चीज़ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा होता है, मैं अभी कमलनाथ से हट रहा हूँ थोड़ा, जहाँ उनका सक्सेस हो जाता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बना लेती है। चाहे वो राजस्थान का नतीजा भी रुझान देख सकते हैं आप, चाहे मध्य प्रदेश का हो।
तो जिन जिन राज्यों में इनका हिंदू मुसलमान का चूरन चटाने वाला होता है, धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत महीन रूप से करती है, जो मैडम ना आपके समझ में आने वाला है और ना इस देश की भोली भाली जनता के समझ में आने वाला है। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, धर्म का चूरन चटा दिया। और आपने देखा होगा, मैं तो मानता हूँ एक चीज़ कि वहाँ पे जैसे आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया गया था, उस हिसाब से आदिवासियों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए। लेकिन धर्म 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 चूरन चटाया है। राजस्थान में क्या हुआ, चेहरा किसी को घोषित नहीं किया, वहाँ पे दलितों का भी वोट ले लिया, ब्राह्मणों का भी वोट ले लिया, मुसलमानों का भी वोट, मतलब सभी जाति धर्म पंथों के वोट ले लिए। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत महीन रूप से मैडम काम करती है। लेकिन 24 में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी। जैसे मैम आपने देखा होगा कि 2018 में कांग्रेस 3 राज्यों में हारी थी, तो बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेल गई कि 19 में उसने सरकार बना लिया। अब 3 राज्य में बीजेपी सरकार बना रही है। अब मैडम आप इतना समझदार हैं कि 24 में किसकी सरकार बनेगी ये आप तय कर देंगे। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था कांग्रेसी पार्टी के लोगों में, तो मतलब उनको पता चल गया ना कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है। मैं एक चीज़ में बता दूं कि राजनीति में क्या होता है, कोई पहले से नहीं हार के बैठता कि हम हारेंगे या हम जीतेंगे। जनता ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, जनता का आभार हम लोग व्यक्त करते हैं, और जनता 24 में हमारा साथ देगी और हम 24 में सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे मेहताब जी, आप इनकी बात से सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जो हमारे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, अपनी जनता का, देश की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और उनका धन्यवाद करता हूं कि हमें उन्होंने अच्छा मत दिया। और आपने भी एक इंट्रोडक्शन कराया था कि ये शर्मा जी हैं, ये मुस्लिम परिवार से आते हैं, तो मैं आपकी बात को यहाँ पर कंडम करूँगा कि हम सबसे पहले इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। और रही बात, देखिए हार जीत तो चलती रहती है। अब जब जो पहलवान लड़ते हैं तो एक हारता ही है। हम हारे ज़रूर हैं, मगर हौसले हमारे आज भी वही बुलंद हैं, और हमें कुछ इस चीज़ से सीख लेनी पड़ेगी आगे के लिए कि कहाँ हमारी खामियां रही हैं या क्या कमियां रही हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी का सवाल, वो इस चीज़ में बहुत चतुर और माहिर है। जैसे भी मेरे बड़े भाई इन्होंने, अनुराग ओझा जी ने कहा कि वो चाहती ये है, आज हमारा जो देश का युवा है, हमारी देश की जनता है, हमारे देश में एजुकेशन की बहुत कमी है। हम बट बहुत जल्दी जाते हैं धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आस्था के नाम पर, जातिवाद के नाम पर। और जब तक हमारे देश से अंधविश्वास और हमारे देश में एजुकेशन नहीं होगा, तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। तभी तो हमारे देश को सेकुलर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। देखिए, ये आज हम 3 लोग बैठे हुए हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही देश के हमारे संस्कृति है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ देशवासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा, इसी भाईचारे को हम जिंदा रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहेंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। अगर कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में जीत जाती, क्या वो फिर भी यही कहती कि ईवीएम में गड़बड़ी थी? मैडम देखिए, ईवीएम के प्रति हम लोग शुरू से बोलते हैं, आज कोई नया नहीं बोल रहे हैं। और नेशनल दस्तक ही इसकी मिसाल है कि मैं नेशनल दस्तक पे 100 वीडियो में मैंने बोला होगा कि जब तक ईवीएम इस देश से नहीं हटेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना मुश्किल है। ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाना चाहिए मैडम। कमल भी सूखेगा, तालाब भी सूखेगा और चचा भी सूखेंगे। अगर जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में भी आप लोगों की सरकार है, क्या वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी? मैं एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे तनिक भी वर्चस्व नहीं था, जिसका एक कहते हैं गांव में हमारे कहते हैं कि रुआ भर इनके बैलू नहीं रही। मतलब साफ है कि वहाँ पे एक तिनका है ना मैडम, राई भर वही कहते हैं, तिनका भर वहाँ पे उनका वर्चस्व नहीं था। तेलंगाना में आप क्या कहेंगे? तेलंगाना में मैम, तेलंगाना में भी बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था, आप उठा के देख लीजिए। मिजोरम में भी कल कोई वर्चस्व नहीं आएगा। मिजोरम में आप फिर कह रहे हैं कि आपकी सरकार ही होगी? मैडम देख लीजिए, वो तो कल ही पता चलेगा। हम कोई भविष्यवाणी, हम कोई ज्ञाता तो है नहीं कि भविष्यवाणी कर देता था। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था ना कि जादूगर का जादू चल गया, 3 दिसंबर को देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, मोदी जी कोई जादूगर नहीं है और मोदी जी की कोई गारंटी कामयाब नहीं हो। मैं राजस्थान में घूम के आया हूँ मैडम, मैं जानता हूँ कि राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना मिल रही थी, मैं देखता हूं कि कल से कितना लोगों को चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक एक योजनाओं को बंद कर देने का काम करेगी मैडम।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 10,000 जो महिलाओं को मिलने के लिए बोला था ना, वो भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि नहीं, एक चीज बताइए, सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा, गारंटी आप ले रही हो? राजस्थान के लोगों को मिलेगा, मध्य प्रदेश में यही गारंटी ली थी ना। मोदी जी दे रहे हैं ना गारंटी। नहीं, गारंटी मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी जिस चीज की गारंटी ले ले उस चीज की पक्की गारंटी है कि वो काम होने वाला नहीं है। गारंटी उन्होंने यशोदा बहन की भी ली थी कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे। रहे 7 जन्म साथ? क्या कह रहे नहीं, आप बताइए, साथ रहे 7 जन्म तक? नहीं रहे ना। आज भी वो बेचारी चलने लेके इंतजार करती है मोदी जी का, और मोदी जी उनके जब साथ नहीं रहे तो देशवासियों के साथ रहने वाले नहीं हैं। अरे वो देश के लिए समर्पित हो चुके हैं, देश सेवा कर रहे हैं। वो कौन सी सेवा कर रहे हैं? अडानी और अंबानी की सेवा के अलावा मैडम, आप एक देश की बेटी हैं, बेटी होने के नाते बताइए कि महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? पत्रकार को हटा दीजिए, पत्रकार बाद में, पहले आप एक देश की बेटी हैं, आप बताइए कि आपके लिए क्या किया है मोदी जी ने? आरक्षण लाए हैं। आरक्षण मिल गया आपको आरक्षण, विधायक बन गई आप विधायक बन गई, आरक्षण मिल गया आपको, पास हो गया। जिधर भी बेटी देखो, बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। और संभाल के रखना अपनी फूल जैसी बेटियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। अगर ये महिला हित में होते तो आज इनका सांसद जेल में होता। अगर ये महिला हित में होते तो इनके जो महिलाओं को 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर घसीट देने वाले लोग होते हैं, ये लोग जेल में होते। मैम सुनिए, राम रहीम चिन्मयानंद, ये लोग जेल में होते, इनको दूसरे दिन पैरोल नहीं मिल जाता। पैरोल देने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या कह रहे थे आप? देखिए, यूपी में चुनाव जीता योगी आदित्यनाथ जी ने, कितनी गारंटी दी थी उन्होंने? क्या उन्होंने मुफ्त की बिजली? 300 यूनिट फ्री बोला था उन्होंने। कितनी सुरक्षित है बेटियां वहाँ पर, बताइए आप मुझे। और कितने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर उनका सही चल रहा है? मैडम वो कह रहे थे कि होली आए दिन अपराध हो रहे हैं। मैडम कह रहे थे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर फ्री सिलेंडर देंगे। हमारे गांव की और आपके भी गांव, अगर उत्तर प्रदेश से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके गांव की भी महिलाएं सोच रही थी कि जिस दिन दिवाली आएगी घंटी बजेगी, टिन टॉन टिन, नमस्कार, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आपको आज फ्री में गिफ्ट सिलेंडर मिल रहा है। जय सिया राम हो रहा है आज। मैडम उत्तर प्रदेश की महिलाओं से पूछ लोगी, चप्पल लेकर खेदेंगे आपको। गुमराह किया जा रहा है। क्या कह रहे थे? उसी उत्तर प्रदेश की जो बेटियां हैं, पिछले 2 दिन से लखनऊ की सड़कों पे सो रही है, लखनऊ की सड़कों पर है। और जिस बेटी की बात, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उस बेटी के साथ क्या हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। दिन दहाड़े कॉलेज जाती है, कॉलेज में दी जाती है, उनको जान से मार दिया जाता है। दिन दहाड़े सड़कों पे उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता करते हैं। अब आते हैं बात, आपने कहा कि आपको ईवीएम से तब दिक्कत नहीं होती है जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीतती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं से खेलने का काम बहुत बढ़िया तरीके से करती है। कैसे करती है? उन्हें पहले ही पता था। क्या पता था? कि कर्नाटक के अंदर 2 धाराओं में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बाहर निकल के आ जाएगी और देश की जनता को हकीकत निकल आएगी, तो उससे पहले ही वहाँ पे ईवीएम छिड़कानी बंद कर दो। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ईवीएम में छिड़कानी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्हें पता था 2 ठाकुरों में अगर वहाँ पे वाद और विवाद चल रहा था, अगर उसमें अगर छिड़कानी कर दे तो वो भी निकल के आ जाती। तो वे 2-4 चीज़ों में छेड़खानी ना करके वो भावनाओं से खेलती है कि देखो यहाँ तो ईवीएम में छेड़खानी नहीं हुआ, लेकिन देखो जहाँ हम ईवीएम में छेड़खानी करके जीतते हैं वहाँ अगर कोई कहेगा तो कहेगा देखो ये भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अरे ये भावनाएं देश की जनता ने समझ लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी एक निवेदन है, कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत को जोड़ने का काम किया है, उसी तरह से कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। दायित्व ये है कि उन्हें भी राहुल गांधी के साथ कदमों से कदम मिलाकर देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं कमी है और इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को और तमाम लोगों को उठाना भी पड़ रहा है। उठाना इस बात पे पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं खुले बोल का हूँ और खुले बोल का बोलूँगा, इसके लिए हो सकता है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी मेरे पल तक रहे सही है, लेकिन वो लोकतंत्र को जिंदा कर देंगे तो वहाँ खुशी मेरे जैसे युवाओं को होगी। नाराजगी किस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर चल रही है देश के अंदर, उस रणनीति पे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने भी चला है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां पिछड़े वर्ग और जो आदिवासी और बहुजन समाज के लोग हैं, उनके दायित्व और उनका जो हनन होता है उन पे मुखर होना चाहिए था।
उनकी बोलबाला को समझना चाहिए था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए, चुनाव के अंदर एक महागठबंधन बनाते हैं लेकिन आप एक समावेश नहीं बना पाते हैं और एक पिछड़े नेता पर बयान दे देते हैं। आप एक समावेश नहीं बना पाते हैं, एक दलित के नेता पर बयान दे देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को इनसे बचना चाहिए था। और टिकट में भी आप बंटवारे एक जाति और पंथ के नाम पर किया, आखिर क्यों? आप आर्थिक समावेश बनाने के लिए देश की राजनीति में आए और देश को आर्थिक समावेश बनाया भी है और लोग मानता भी है, लेकिन आप उस धारा पे क्यों चल रहे हैं जिस धारा पे भारतीय जनता पार्टी चलने का काम कर रही है? आपने कुछ लोगों को, जो कार्यकर्ता जो संगठन के लिए काम किया, उनको टिकट बांटने का काम क्यों नहीं किया? आपने युवाओं को लाने का काम क्यों नहीं किया राजनीति के अंदर? तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। ये गलतियाँ हैं और इनको बैठकर एक कमरे में बैठकर सोचना और समझना चाहिए और उस पर आगे ये गलतियाँ ना दोहराई जाए, उस पर कार्य करना चाहिए। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है उसके खिलाफ एकजुटता के साथ खड़ा होकर इस बहुजनवादी नेताओं के साथ मिलकर देश की लोकतंत्र जिंदा करने का दायित्व राहुल गांधी को उठाना चाहिए सामने से। तो देखा आप लोगों ने, इन लोगों को सुना आपने किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को धर्म में बांटने का काम कर रही है, लेकिन वही जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी धर्म को एक साथ ले जाने का काम कर रही है, सभी धर्म को एक साथ लेकर चलने का काम कर रही है। वही इन्होंने ये भी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी वो भावनाओं के साथ खेलती है। ईवीएम में गड़बड़ी एक तरीके से मानी जा सकती है, पर वो भावनाओं के साथ भी खेलती है। लेकिन ये तो सेमीफाइनल था, फिनाले अभी बाकी है। 2024 जो है वो अभी बाकी है, उसमें हो सकता है कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीते। अब देखना हो, फैसला जनता के हाथ में, देखते हैं क्या होता है। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।